सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आज हमारे खास मेहमान हैं युवा आईपीएस ऑफिसर अजय सिंह, जो इस वक्त एसएसपी हरिद्वार हैं और यही वो आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने उत्तराखंड में नकल माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा मिशन शुरू किया था। उस वक्त आप एसएसपी एसटीएफ होते थे और किसी ने सोचा भी नहीं था कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा कोई आईपीएस ऑफिसर होगा जो मुख्यमंत्री के विजन को सच्चाई तक और धरातल तक पहुंचाने में कामयाब होगा। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा जताया था अजय सिंह पर। जिस वक्त ये एसटीएफ के एसएसपी होते थे तो मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी कि नकल माफियाओं के खिलाफ एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करें जो उत्तराखंड में एक पारदर्शी सरकार होने का एहसास दिलाए। अजय सिंह ने न केवल मुख्यमंत्री का भरोसा जीता बल्कि नकल माफियाओं की कमर तोड़ते हुए एक ऐसा इतिहास रच दिया जो पूरे देश में एक बड़ी मिसाल बना है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर नकल अध्यादेश लाया गया है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री जी के बाद अगर किसी को जाता है तो ये नौजवान आईपीएस ऑफिसर अजय सिंह को, जो इस वक्त हरिद्वार के एसएसपी हैं। अजय सिंह जी, आपने जो मिशन शुरू किया था मुख्यमंत्री जी के विजन को लेकर, उसमें एक बड़ी कामयाबी नकल अध्यादेश के रूप में आई है, तो नकल अध्यादेश को किस रूप में लेते हैं आप? अब देखिए, बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि जो हमारे पास पहले जो कानून था वो बहुत ही लो लेवल का था, जिसमें अपराधी जो है डर नहीं था उनमें, चाहे वो छात्र हो चाहे वो नकल माफिया हो, और उनको लगता था कि छोटी धाराओं में अगर हम बंद होते हैं तो जल्दी जल्दी जमानत हो जाती है, जो हुआ भी पहले। और इस अध्यादेश के आने के बाद ऐसे जो माफिया हैं जिनके जो नकलों में सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अवैध धन अर्जित कर लें और हम फिर जमानतों पर जल्दी बाहर आ जाएंगे और सज़ा भी ज़्यादा नहीं होगी, तो मुझे लगता है कितना कड़ा मैसेज है सिर्फ ये उत्तराखंड के लिए नहीं, और मुझे लगता है आने वाले समय में एक नज़ीर बनेगा पूरे देश में, और भी स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगे या बनाएंगे ऐसा। साथ ही साथ ऐसे छात्रों में भी ये डर गया है कि कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे नकल को ऐसे करते हैं, अगर हम अनुचित साधनों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी जो है लंबी सजा काटनी पड़ेगी और हमारी जमानत तक नहीं होगी। तो इसका एक बहुत ही डिटरेंस इफेक्ट भी क्या है, खासकर ऐसे माफियाओं में, और मुझे लगता है इसका इफेक्ट जरूर आएंगे। अजय जी, जब आपने पहली बार नकल वाले इस अभियान की शुरुआत की थी, क्या आपको लगता था कि मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा आप पर जताया है इसमें इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिली? देखिए, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक खुद का विश्वास और जब आप पे कोई विश्वास रखे। अगर सरकार का भरोसा आपके ऊपर है और वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि फर्स्ट डे से ये क्लियर था कि कहीं ना कहीं इसकी जड़ तक जाना है और कोई भी इसमें शामिल हो, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई बड़े से बड़ा नेता हो, सब तक पहुँचना है। तो जब इतनी छूट मिलती है और कहीं भी इस तरह काम करने का मौका मिलता है और सरकार जब साथ होती है और पूरा विभाग की एक टीम की तरह हम लोग ने काम किया, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह तक पहुँच पाते हैं और तभी ये सफलता मिल पाई। सिर्फ अपराधियों को भेजना ही नहीं, एक अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही साथ इसका जो नेक्सस था, चाहे वो कोई प्रिंटिंग प्रेस से हो, चाहे वो अधिकारियों का हो, चाहे वो के अंदर हो, चाहे वो के बाहर जो नेक्सस है, और छात्रों का भी एक नेक्सस था जो बार बार परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पेपरों को ले रहे थे और परीक्षाएं क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब एक आपकी फर्म, आपका डिटर्मिनेशन भी हो और साथ ही साथ आपको पूरे एक टीम का सहयोग भी हो। जब मान लीजिए आप माफियाओं के खिलाफ एक अभियान शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तो ऐसे में तरह तरह के दबाव आपके ऊपर होते हैं। तो उस वक्त जब आपने इस अभियान की शुरुआत की थी तो कैसे कैसे दबावों का सामना करना पड़ा, क्या क्या कठिनाइयाँ? देखिए, नेचुरली परीक्षाएं जब लीक होती हैं तो बहुत ही गोपनीय तरीके से होती है। पहला कानूनी रूप से बहुत दबाव होता है कि आप कैसे वो एविडेंस को ला पाएंगे कि परीक्षा लीक हुई, उसके सबूत को लाना। साथ ही साथ इसमें बड़ी दिक्कत है कि कराने वाले और करने वाले दोनों गलत थे, तो उन छात्रों को कैसे कन्विंस करना है गवाही के लिए, क्योंकि वो गलत थे एक पार्ट पर और कराने वाले भी माफिया थे, गलत थे। उसके बीच में आपको लीगल एक रास्ता निकालना होता है। साथ ही साथ जब बड़े बड़े लोग के नाम आते हैं, उसमें कभी सही नाम भी आते हैं, कभी गलत नाम भी आते हैं। सही नाम में भी आपको पता होगा कि कुछ अधिकारियों को जेल भेजा गया जो पूर्व आयोग के पदासीन रहे, तो कहीं ना कहीं जो उनके जानने वाले होते हैं किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे मुझे चाहे मेरी टीम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक डिटर्मिनेशन था, एक सफाई करनी थी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं सिस्टम में सफाई करनी है, वो सफाई तभी पॉसिबल है जब आप एकदम फर्म डिटर्मिन रहेंगे कि मुझे करना है। और जहाँ आपका पॉलिटिकल विल होगी और जहाँ आपका पुलिस की टीम आपके साथ होगी, अधिकारियों का गाइडेंस होगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद छात्र नेता रहे हैं और छात्र राजनीति में उनका एक लंबा अनुभव रहा, लखनऊ विश्वविद्यालय से वो रहे। तो जिस वक्त मुख्यमंत्री जी ने आपको पहली बार नकल के मामले में कि बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको लगता था कि ये इतना बड़ा चैन खुलेगी कि अध्यादेश लाना पड़ेगा और इतना सख्त कानून जो पूरे देश में पहली बार कोई राज्य लाया?
हाँ, देखिए नेचुरली जब परीक्षा की अनियमितताओं को लेकर काफ़ी सारे छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की शिकायत करी, तो शिकायत जांच के लिए आई थी, तो आयोग से भी हमने बहुत सारे डेटा निकाला। तो प्राथमिक रूप से लगा कि सिर्फ ये एक परीक्षा नहीं, चूँकि स्नातक की एक परीक्षा थी वीडियो, जिसमें 900 लोग क्वालीफाई हुए थे, सीट्स थी। तो उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि उस समय की लग रहा था कि एक परीक्षा लीक हुई, लेकिन जब हम उसकी तह तक जाँच में गए, तो हमें लग गया था कि इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश भी जुड़े हो सकते हैं और जो बाहर के माफिया हैं, चाहे वो उत्तराखंड से रिलेटेड हो और यूपी के भी इसमें जुड़े हुए हैं। और उसमें हमने वो ब्रीफिंग जो हमने अपनी जो हमारी इंटरनल ब्रीफिंग जो उच्च अधिकारियों के माध्यम से होती है, और जब इस चीज़ों को क्लियर किया गया कि एक कार्रवाई आगे भी जारी करनी पड़ेगी और भी परीक्षाएं कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना है, तभी क्लियर हो गया था कि जहाँ भी जिस भी परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है, उसमें तत्काल उसमें जांच करके मुकदमा दर्ज करें और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई करें। तो ये एक ग्रीन सिग्नल था कि आप मतलब एक परीक्षा ही नहीं, आप जितनी भी परीक्षा और जिस हद तक है, तो आपने देखा होगा 15-16 की भी वीडियो परीक्षा जो 6 साल पुरानी उस समय थी 2022 में, उस तक में हम लोग घुसे और वहाँ तक के भी हमने सोल्यूशन किया। और वर्तमान में भी आप देख रहे हैं अभी जो आयोग से एजेई और जो परीक्षाएं हुई हैं, तो जहाँ क्लियरेंस वहाँ तक है कि कहीं रुकना नहीं है। और ये कानून आने के बाद तो हमारे हाथ इतने मजबूत हुए हैं कि कोर्ट को भी एक मजबूती मिली है कि अब ऐसे अपराधी अगर अब आगे कोई मिलता है, उससे मिलने की उम्मीद तो जीरो के बराबर है, लेकिन अगर कोई आ गया इस कानून की जद में तो बाहर नहीं छूट पाएगा। ज़्यादातर आवाम जो है उत्तराखंड की, वो सरकार की कार्यशैली से, इस कानून से खुश नज़र आ रही है, लेकिन एक भीड़ जो उग्र भी हो रही है, पत्थर भी मार रही है, माहौल ख़राब करने की भी कोशिश कर रही है। तो आप एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए मैं हर आदमी एक छात्र जीवन से गुजरता है और उसके अनुभव को जानता है, तो कहीं न कहीं छात्र जीवन में क्योंकि वो इतने प्रेशर में उस समय होता है, अपनी नौकरी के चाहत में बहुत सारे अपने लंबे सालों को मतलब बर्बाद एक तरह से कहते हैं कि निकाल देता है 7-8 साल पढ़ाई में, और उसके बाद पारिवारिक प्रेशर भी होते हैं, सामाजिक प्रेशर भी होते हैं। तो कहीं न कहीं छात्र को जब ऐसे कहीं सर्कमस्टांसेस आते हैं कि परीक्षा लीक हुई, तो पढ़ने वाला छात्र भी इससे व्याकुल होता है और कहीं न कहीं मिसगाइड हो जाता है। साथ ही साथ जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं, वो तो हमेशा चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें चलती रहें जिससे कि वो अपनी राजनीति करते रहें किसी न किसी रूप में। तो मैं छात्रों से यही अपील करता हूँ कि ठीक है, कुछ सिस्टम में कमियाँ थी और ये अच्छी बात है कि सिस्टम की कमियाँ उनके छात्र जीवन में ही खत्म हो रही है और उनको एक आगे अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है। जो एक परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है, हज़ारों भर्तियाँ आ रही, तो एटलीस्ट अब जी जान से उसमें जुट जाए। और एक गलतियाँ हुई थी कहीं न कहीं पूर्व में जिसकी जड़ें अंदर तक थी, तो उसको काटने में समय लगा और कहीं न कहीं जो सिस्टम में कुछ कमियाँ सुधार करने के लिए एक मौका मिला है और इस मौके को उत्तराखंड पुलिस हो, चाहे वो कोई यूनिट काम कर रही हो, चाहे वो सरकार हो, मुझे लगता है कि आने वाले बहुत सारे सालों तक जो है ये याद रखा जाएगा कि हाँ भाई, एक सिस्टम गलत था, उसको सुधार कर दिया जाए। अजय सिंह इतिहास पुरुष बने या पुष्कर सिंह धामी? नहीं, इतिहास पुरुष तो मैं बन ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो जो है पब्लिक सर्वेंट हूँ, पब्लिक की सेवा के लिए आया हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी पब्लिक जीवन में आया तो जो है सामाजिक जीवन में आया तो उसको सेवा करने के लिए आया। तो सेवा भाव और दृढ़ आपकी सोच हो तो कुछ भी आप कर सकते हैं। आदमी के दायित्व बदलते रहते हैं, जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। आप पहले एसटीएफ में थे, अब एसएसपी हरिद्वार हैं। आदमी का नेचर कभी नहीं बदलता। तो यानी कि जो सफाई करने की आपकी आदत है, तो वो हरिद्वार में भी आपने बरकरार रखी हुई है। तो यहाँ कोचिंग सेंटर्स और नकल माफियाओं के खिलाफ क्या अभियान चला रही है हरिद्वार पुलिस? देखिए चूँकि लोक सेवा आयोग यहीं पर है और काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं यहाँ पर, खासकर रुड़की और देहात क्षेत्र में। और अभी हमने एक कोचिंग संचालक जो काफ़ी सालों से यहाँ कोचिंग चल रही थी, उसको भी जेल भेजा है। बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली थी। वो छात्रों को देख लेते हैं कि कौन छात्र इसमें पढ़ने वाला है, कौन छात्र ऐसा है जो उसका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है, तो कहीं न कहीं वो उनको बरगला कर अपने जाल में फँसा कर और उनको कहीं से किसी एन-केन प्रकरण से कहीं को क्वेश्चन पेपर या इस तरह की जो घटनाएँ हुई हैं मिल जाती है, उन छात्रों को टारगेट करते हैं। तो मैं इसमें छात्रों की गलती इसलिए नहीं मानूंगा कि जब कोई चीज़ मार्केट में आ जाती है और वो पेइंग कैपेसिटी उनकी है, बहुत ऐसे छात्र हैं जिनकी नहीं भी थी, किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, किसी ने अपने लोगों से उधार लिया और एक सरकारी नौकरी की जो लालसा थी कहीं न कहीं गलत ट्रैप में फँस गए वो। तो आगे यही अपील है कि ऐसे किसी ट्रैप में ना फंसे और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे ट्रैप में फंसाने वाले अब बचेंगे भी नहीं यहाँ पर, जो भी हैं वो भी सब जेल के पीछे जाएंगे। कभी-कभी क्या होता है, पुलिस जब अपनी कार्रवाई शुरू करती है तो तमाम कोचिंग सेंटर्स और या उनके जानकारों को दोषी मानते हुए कार्रवाई करते, तो ऐसे में जो भले शरीफ कोचिंग चलाने वाले हैं या अध्यापक हैं, उन्हें आप सुरक्षा की गारंटी कैसे दे रहे हैं? नेचुरली देखिए मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि सारे कोचिंग सेंटर्स या कोई इंस्टीट्यूट है वो गलत है। हमेशा जो है समाज में 1-2% लोग ही होते हैं जो गलत होते हैं, चाहे किसी विभाग में ले लीजिए, चाहे सामाजिक रूप से ले लीजिए। इसी तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोगों के भविष्य बनाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसके डिस्गाइज में कहीं न कहीं
कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो ऐसे गलत धंधे में लग जाते हैं और इन प्रयासों में रहते हैं कि कैसे उनको कुछ पेपर मिल जाए, वो कुछ छात्रों को करा दे, उससे भी पैसे अर्न करें। साथ ही साथ कोचिंग का नाम होगा कि इंस्टीट्यूट से ज़्यादा लोग हुए तो और ज़्यादा एडमिशन्स होंगे। और ये मैंने देखा अभी जब अरेस्ट किया कि उनका एक व्यापार जो था वो कैसे चल रहा था। अच्छा, जब आपने ये पूरी कार्रवाई करते हैं और हरिद्वार एसएसपी बनने के बाद में आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया, आमतौर पे जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं तो उनकी जो सोच होती है, बच्चों से धन उगाही होती है या सिर्फ उनका टारगेट पेपर लीक करा के पैसा कमाना होता है, या सेवा भाव से वो शिक्षा देते हैं? देखिए, सेवा भाव आप नॉलेज अगर दे रहे हैं, आप किसी का करियर बनाने के लिए अपना कोई संस्थान खोला, नेचुरल सेवा भाव पहली चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं उसकी अर्निंग चाहिए, तभी आप चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे और मेंटेन कर पाएंगे। दोनों चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उसमें गलत भावना से अगर कोई आ जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कुछ संस्थानों ने प्रोवोकेटिव काम किया है, जुलूस में आंदोलन में बच्चों को भड़काने का काम किया, सिर्फ उसके पीछे एक ही मंशा है। चूँकि हमने इन्वेस्टिगेशन में देखा, बहुत सारे छात्रों ने बयान दिए कि हमें मिसगाइड कर दिया और सबको कहा गया कि आंदोलन भाग लें, परीक्षाएं गलत हो रही है। ऐसा नहीं कि सारी परीक्षाएं गलत हो रही है, कुछ गलतियां मैंने खुद कहा, त्रुटियां हुई हैं, सिस्टम में होती रहती है, उसको सुधार करने का मौका मिला है, वो आज समय है सुधारने का, हम सुधार रहे हैं उसे। लेकिन उसमें किसी के झांसे में ना है, क्योंकि झांसे में क्या है कि हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूट जो गलत होते हैं वो चाहते हैं कि छात्र परीक्षाएं टलती रहें और निरस्त होती रहे, जिससे छात्र निरंतर कोचिंग में लगातार उनके यहाँ इनरोल्ड होते रहे और ईयर बाई ईयर उनको फीस मिलती रहे। कुछ ऐसे हैं जो हमारे इस नज़र पर चिन्हित भी हैं और उन पर भी मैं कार्रवाई करूँगा, जल्दी हमारी टीम लगी है उस पर भी कार्रवाई करेगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से शिक्षक या बहुत से कोचिंग सेंटर अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी, उनके कंपटीटर फर्जी तरीके से पुलिस को बरगलाने का काम करते हैं, उनका नाम आगे ले आते हैं। तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं क्या? ऐसे में इन्वेस्टिगेशन कितनी प्रभावित होती है? देखिए, डेफिनेटली कुछ लोग जो कम्पिटिटिव होते हैं, जो बिजनेस चाहते हैं, तो गलत रूमर्स को या गलत पोस्ट करके या गलत तरीकों से फैलाते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है। ये पुलिस का काम होता है कि सही चीज़ को जान ले, सही फैक्ट्स को पहचान ले कि हाँ भाई कहीं किसी द्वेष भावना से कोई ऐसी कंप्लेंट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, कंप्लेंट कर रहा है भी तो उसको वेरीफाई करना हमारा काम है। कुछ शिकायतें आई थी जो सही में गलत थी, मतलब वो जनरली आपने जो सवाल किया एकदम सही था, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं जो सही थी। तो दोनों चीज़ें, ये काम हमारा पुलिस का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि सही को पहचाने और जो गलत है उसको उस पर कार्रवाई करें। अभी देखा गया जब से आप हरिद्वार आए हैं तो इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो क्राइम कैपिटल्स कहे जाते हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, यानी पश्चिमी यूपी का जितना भी बड़ा क्रिमिनल है उसका एंट्री पॉइंट हरिद्वार है। उसकी कमर कैसे तोड़ रहे हैं? देखिए, सवाल आपका ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अपने ज्वाइन करने के बाद तीसरे और चौथे दिन ही मैंने जितने हमारे एंट्री पॉइंट हैं या जो हमारे कहते हैं अंतर्राज्यीय बॉर्डर, चाहे वो बिजनौर का हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर का हो, चाहे सहारनपुर का हो, सारे मैंने फ्री खोल दिए थे। उसको हटवा दिया, आप कभी भी जाएंगे तो उसको चेक कर सकते हैं। ये एकदम ये सिर्फ बैरियर लगा के अगर बदमाश को मैं चैलेंज मैंने खुद दिया था कि खोल दो, अगर कोई बदमाश आ भी जाता है, कोई बड़ी घटना कर भी देगा इन केस, तो उसको हम पकड़ के कहीं से भी लाएंगे। और आज आप देखेंगे कि कोई भी बैरियर पर चेकिंग नहीं होती, तभी चेकिंग होती है जब कोई स्पेसिफिक सूचना कहीं से कोई इनपुट होता है। साथ ही साथ इसका दूसरा पर्पज़ ये भी है कि जो हमारे लाखों टूरिस्ट आते हैं वो हाईवे पे आते हैं और 2-3 घंटे जब वो दिल्ली से हो, कहीं से अन्य जगह से आ रहे हो, और चेक पोस्ट पर उनको आधे घंटे लगता है और अननेसेसरी का उनका कभी-कभी हैरेसमेंट भी होता है। इसको देखते हुए सारे चेक पोस्ट हमारे जो अंतर्राज्यीय खोले जा चुके हैं। तो आपका कहना है कि बदमाश यहाँ के उसका एंट्री पॉइंट है, तो एंट्री पॉइंट हो सकता है, उसका एग्जिट पॉइंट नहीं होगा। हरिद्वार एक ऐसा शहर है, ऐसा ज़िला है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक आते हैं। रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, हर की पैड़ी है, तो देश दुनिया से हर जगह से, तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी क्या दे रहे हैं? देखिए, पूरे उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में देखेंगे तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब जगह टूरिस्ट आते हैं। तो जो मैं कहता हूँ कि पुलिस का जो ह्यूमन फेस है वो जरूर उनको दिखना चाहिए। पुलिस को कोई नहीं लगना चाहिए कोई ऐसी फोर्स है जो उनको दबा कर और उनसे कोई धार्मिक पर्यटन में आ रहा है तो उनको हैरेस करे। तो हमेशा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पहली चीज़ उस व्यवहार से ही उसका टूरिज्म जो है, जो टूरिस्ट आता है उसको अच्छा लगता है। साथ ही साथ उसको जितनी मदद हो सके जो पॉसिबल है वो करनी चाहिए। साथ ही उसके साथ कोई घटना भी अप्रिय ना हो, 3 चीज़ होती है, उसको फैसिलिटेट करना, उसकी मदद करना अगर उसको ज़रूरत है, तीसरी चीज़ उसके साथ कोई आपराधिक वारदात ना हो। ये 3 चीज़ अगर आपने इंश्योर कर ली तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट जब वापस जाता है तो संतुष्ट होकर जाता है। और जिस तरह से टूरिज्म बढ़ा है, चाहे वो सरकार की उपलब्धि, जो उनके जो तरह तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रोड्स बन गई हैं, और एक बेहतर पुलिसिंग भी उसका एक पार्ट है
कि लोग आने में डरते नहीं है यहाँ पर। अगर लोग डरने लगते हैं कि यहाँ पर आर्थिक वारदात हो जाती है, यहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं, तो जब वो सारी चीज़ें, उसको लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा मिल रहा है और उसको फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की भी मिल रही है और अच्छी फैसिलिटीज़ पहाड़ों में मिल रही है, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है, डिपार्टमेंट्स के थ्रू मिल रही है, उसमें पुलिस बहुत अहम फैक्टर है। और ये टूरिज्म का जो बूम है, इसमें कहीं ना कहीं सबका सहयोग है, सभी डिपार्टमेंट्स का भी है और सब पुलिस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अक्सर अगर पुलिस ऑफिसर या खाकी वर्दी पहना हुआ कोई पुलिसकर्मी किसी के यहाँ चाय पीने भी चला जाता है रूटीन में, तो सोसाइटी में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती कि उसके यहाँ पुलिस ऑफिसर आया, ये आया। तो ये जो एक साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी पे क्या कहना चाहिए? देखिए, दो बहुत अहम चीज़ आपने कही। कहीं ना कहीं जब आप एक अहम पद पर आते हैं तो आपको कहीं इम्पार्शल दिखना होता है। इम्पार्शल हर तरह से, आप रिलीजियस भी इम्पार्शल हो, आपके बातें भी इम्पार्शल हो, और कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप के अपने व्यक्तिगत संबंधों को जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ पे हावी होना चाहिए। अगर आपने अपने व्यक्तिगत संबंधों को अलग रखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, तो कोई नहीं कहता कि आप किसी घर चाय पीने नहीं जा सकते, खाना खाने नहीं जा सकते, लेकिन वो आपके व्यक्तिगत संबंध आपके प्रोफेशनल लाइफ पर हावी ना हो। तो जब आपने उन चीज़ों को नहीं करने देंगे और व्यक्तिगत को अलग रखेंगे और प्रोफेशनल लाइफ को ऊपर रखेंगे, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। जो बच्चे, जो नौजवान पुलिस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और वो एसएसपी अजय सिंह बनना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं कि आज की डेट में सिर्फ सरकारी नौकरी ही बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा कहना वो भी महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकार को सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव से आना चाहते हैं, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी देखेंगे आप, कितनी अच्छी अच्छी स्कीम आ रही है, बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के कर रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहे हैं काम। तो स्कोप इतना खुल गया, वाइड है, कि उसमें सरकारी नौकरी 1% भी नहीं है जो बाहर का हमारा जो और सेक्टर्स में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा कहना है जहाँ भी रहें बेस्ट करें, आप जिस फील्ड में हो वहाँ बेस्ट करें और आप कर सकते हैं। तो आपका रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको जब बेस्ट करना है तो उस फील्ड, चाहे वो छोटी फील्ड हो, चाहे उसका दायरा छोटा हो, उसमें भी आप एक्सेल कर सकते हैं। और मेरा मानना है, आप पूरी दुनिया के देख रही है और यहाँ के छात्रों को देख रही है कि जो विदेशों तक में जाकर अपना परचम लहरा रहे हैं। तो अपील अपने युवाओं से ही है कि सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो पूरी निष्ठा और से करिए। आप इस निष्ठा से नौकरी में आना चाहते हैं, उस सिस्टम पर अगर शक करके आ रहे हैं तो आप उस सिस्टम में कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने पहले भी रिपीट किया, अभी भी कह रहा हूँ, सिस्टम में कुछ कमियां थी, वो दूर हो चली है। और अगर आप उस सिस्टम में ऑब्जॉर्व होना चाहते हैं, आप एक सरकारी नौकरी के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका एक पार्ट बनने जा रहे हैं। हरिद्वार एक इंडस्ट्रियल हब है और इंडस्ट्री हमेशा सुरक्षा मांगती है। तो लेकिन एक चीज़ और है कि इंडस्ट्री की सुरक्षा के साथ साथ अजय सिंह सिर्फ नकल माफियाओं पे फोकस किए हैं। नकली दवाइयों का भी तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कि नकली दवाओं पे यहाँ दवाइयाँ बहुत बनती हैं और उस पे एसएसपी हरिद्वार का फोकस कुछ एकदम ठीक कर रहे हैं। ये एकदम नशे के जो हमारा अभियान चल रहा है, या माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान है ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, इसके तहत 3-4 चीज़ें हमने शुरू की हैं जिसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। ऐसे माफिया जो लगातार अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे थे, जैसे आपने कहा दवा माफिया हो, आपके दवा माफिया जो हरिद्वार क्षेत्र के थे, उसमें 2 करोड़ 60 लाख की संपत्ति अभी 2 लोग की फ्रीज कर दी गई। इसीलिए कर दी गई क्योंकि वो नकली दवाओं के उसमें कारोबार में लिप्त थे। साथ ही साथ 9 करोड़ के ऊपर की संपत्तियां गैंगस्टर पे की गई है और ऐसे इस पर नशे के जो सौदागर थे उन पर भी की गई। अब आगे कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ पब्लिक को जोड़ने के लिए हमने एक नशे के विरुद्ध जो चौपाल का आयोजन शनिवार को हम करते हैं, जो हर थाना क्षेत्र और कस्बे और उसमें एक जगह जरूर होता है थाना क्षेत्र के, जिसमें पब्लिक को हम इन्वॉल्व करते हैं। तो कुछ चीज़ें शुरुआती स्टेज में जब आप करते हैं तो रिजल्ट तुरंत नहीं आते, लेकिन रिजल्ट कुछ समय बाद आते हैं। जैसा आपने कहा कि सिटकुले के इंडस्ट्रियल एरिया है, उनकी सिक्योरिटी और इशूज़ भी बहुत बड़े हैं, तो एकदम 100% इसीलिए आते ही सबसे पहले जो हमारी एसोसिएशन है, हमारे जो व्यापारी वर्ग है, जो हमारे बिजनेसमैन है यहाँ के जितने भी हैं सिटकुल के, उनकी एक मीटिंग इसीलिए इंश्योर करने के लिए थी कि आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ आप अच्छे से काम कर सकेंगे, जहाँ आपको ये नहीं कि कोई आपके बिजनेस को हैम्पर करे, रैंसम मांग रहा हो। वो हो चुका है और ऐसी अभी तक कहेंगे कोई शिकायत नहीं आई है, और आएगी भी तो मुझे लगता है कि उसको तत्काल उसको हम हैंडल भी कर लेंगे। तो वो माहौल है यहाँ पर, बिजनेस के क्लास के लिए भी है और टूरिज्म के लिए भी है, और बेहतर बनाने के लिए हम लोग लगे हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर जो आपने चौपाल का सिलसिला शुरू किया है, तो कम्युनिटी पुलिस में कितनी कामयाबी आपने पाली अभी तक? देखिए, ये 2 वे प्रोसेस होता है। ये कभी जैसे कहते हैं ना, आपको रोज़ दाढ़ी बनानी पड़ती है, आप एक दिन बना लेंगे तो अगले दिन फिर से आ जाएगी, तो ऐसी कम्युनिटी के साथ हमेशा आपको जुड़ना है। अब मैं सोचूँ एक दिन अगर मैं कोई मीटिंग करके उस चीज़ को मुकाम को पालूंगा, नहीं, यहाँ धीरे धीरे वो जो गैप है पब्लिक और पुलिस या विभागों का हो जाता है, उस गैप को हमें ब्रिज करना है और ये कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना है कि पब्लिक थाने चौकी माने में
संकोच ना करे, डरे नहीं, उसको किसी सोर्स की ज़रूरत ना पड़े कि जुगाड़ के कि फ़ोन कर दे तभी मैं जाऊँ, मेरा काम होगा। जिस दिन वो चीज़ अचीव हो जाएगी, उस दिन ये कम्युनिटी पुलिसिंग का चरितार्थ होगा। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी बात को थाने चौकी या अधिकारियों को नहीं कह पाते और वो खोजते हैं कि कोई माध्यम मिल जाए जो मेरी बात को कोई सुन ले। इट मीन्स कि कहीं न कहीं वो अभी गैप है जो डायरेक्ट पब्लिक से और पुलिस के बीच में बना हुआ है। उसी को कम करने के प्रयास में हम लगे हैं, चाहे चौपाल के माध्यम से हो, चाहे ऑफ़िस में बैठकर सबकी समस्याओं को सुनना हो। तो इस चीज़ को चल रहा है, ये पहले से भी चल रहा है और तेज़ बढ़ाना है जिससे गैप कम हो। थाने चौकियों में दलालों पे कितना अंकुश लगा पाए? देखिए बेसिकली दलाल का तो काम है दलाली करना। ये पुलिस का काम है या उस विभाग का काम है कि उनकी एंट्री ना दें। तो ये हमारे ऊपर है कि हम ऐसे लोग को एंटरटेन ना करें। जिसका नेचर ही ऐसा होगा तो कहीं न कहीं उसमें लगा रहेगा। तो ये पार्ट ऑफ पुलिसिंग है, ये हमारा कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारे गलत आदमी हमारे ऑफिस में घुस ना पाए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। बात थी कि कलियर शरीफ के आसपास का एरिया, दरगाह के आसपास का एरिया वेश्यावृत्ति और नशे के कारोबार के लिए एक स्वर्णिम जगह बन चुका है। तो क्या पुलिस उस पर कुछ कर रही है? हाँ, इस संबंध में मेरी बात भी हुई थी और चूँकि ये बात मुझे कहीं न कहीं थोड़ी-सी जायज़ इसलिए लगती है कि जिस जगह पर जिस पॉकेट्स में लाखों लोग आते हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन के लिए आते हों या अन्य कारणों से आते हों, उसमें गलत लोग भी आ जाते हैं। जैसे सिडकुल का हमारा एरिया 2.5 लाख के ऊपर जो है यहाँ पर पॉपुलेशन, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन बाहर का है, जो यहाँ पर अपने विभिन्न नौकरियाँ कर रहा है या व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो जब इस तरह का कंसंट्रेशन एक पॉकेट में बन जाता है, तो जो नशे की प्रवृत्ति हो, क्योंकि उसमें चाहे वो वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति हो, ये सब चीज़ें वहाँ के एक इसका कहेंगे साइड इफेक्ट है। जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहाँ भी ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा बाहर के पॉपुलेशन का, तो वो इसके साइड इफेक्ट्स हैं। नेचुरल सी बात है कि ऐसे पॉकेट्स को हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और हमारा फोकस भी है कि कलियर का जो एरिया है, चाहे आसपास का देहात का एरिया है या हमारे सिडकुल का एरिया है, जहाँ पर प्रायः देखते हैं कि कोई ना कोई लड़की संबंधी कोई अपराध, महिला संबंधी अपराध होते रहते हैं और नशे की भी प्रवृत्ति है। चूँकि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करने वाले लोग हैं, वो उस प्रेशर में रहते हैं, मानसिक प्रेशर में रहते हैं, उतना उनको पैसे नहीं, तो वो कहीं न कहीं उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए नशे की प्रवृत्ति में चले जाते हैं। तो ये मैंने खुद कहा कि ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, तो कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हरिद्वार के लिए है और बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए, वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट और जाम को कितना कंट्रोल कर पाएँ? देखिए, ये समस्या मेले में और एकदम पीक जब हमारे कोई बहुत बड़ा मेला होता है, तो एक नेचुरल सी बात है कि जब एक समय में लाखों यात्री आते हैं और हमारी जो पार्किंग जब फुल हो जाती है, तो हमारी एक मजबूरी हो जाती है कि कहीं न कहीं ट्रैफिक उसमें होगा। तो अल्टरनेट व्यवस्थाओं में बहुत अच्छा हाईवे भी बन गया है, पार्किंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन पब्लिक मेंटालिटी भी वही होती है कि जब वो आता है दर्शन करने के लिए, तो उसको जल्दी होती है कि जल्दी से पहुँचे, तो उसका कुछ टाइम शेड्यूल होता है आने जाने का और उसमें वो हर आदमी वाहनों से, अपने प्राइवेट वाहनों से कोशिश करता है कि पहुँचे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम यूज़ करने लगे लोग, तो कहीं न कहीं उसका एक प्रेशर होता है, फिर उतनी सारी पार्किंग को अरेंज करना एक समय में, तो वो समस्या है। लेकिन ये समस्याओं को थोड़ा बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट, थोड़ा डाइवर्जेंस है, उसको हम करने का प्रयास भी करते हैं। आने वाले समय में पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम दिक्कत हो, 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम दिक्कत हो ऐसे टूरिस्ट को। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उन बच्चों को जो पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे और कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई पुलिस को अपना करियर बनाना चाह रहा है, जनरली देखते हैं कि सिर्फ एक नौकरी के लिए लोग पुलिस में आना चाहते हैं या भर्तियों में अपने फॉर्म को जगह-जगह भरते हैं और जहाँ उनका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ चले आते हैं। लेकिन एक पुलिस जैसा विभाग है जो पूरा डेडिकेशन मांगता है, क्योंकि जब आप आते हैं तो आपको नौकरी चाहिए होती है, नौकरी के बाद आप कहते हैं कि इसमें तो 24 घंटे मैं काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। आप उस प्रोफेशन की सारी चीज़ों को पॉजिटिव और नेगेटिव समझ के ही इस नौकरी में आइए, क्योंकि आते वक्त तो आपको एक नौकरी लगती है, फिर इसके बाद जब आप नौकरी में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि मुझसे 24 घंटे काम करना है, 24/7 काम करना पड़ता है, मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता या मैं इस कारणों से परेशान हूँ। तो ये चीज़ आपने खुद सेलेक्ट करी। अगर आप किसी परीक्षा को देकर या पुलिस में देकर आ रहे हैं नौकरी करने, चाहे वो कांस्टेबल के रैंक से आ रहे हो, चाहे किसी भी रैंक पर आ रहे हो, तो इस चीज़ को आप मेंटली आप अपने दिमाग में रख के आइए। बाद में विभाग में आने के बाद कंप्लेन मत करिए कि हाँ 24 घंटे काम है। 24 घंटे का काम अगर आपको एक जिम्मेदारी दी है, समाज ने जिम्मेदारी, एक्सपेक्टेशन है, तो 24 आवर्स की है तो है। और अगर आप लगता है कि मैं उस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, तो फिर सिर्फ नौकरी करने के लिए मतलब आप पुलिस के फॉर्म को ना भरें। तो यही मेरी एक अपील है। सभी जो हमारे युवा छात्र हैं जो उसमें अपीयर करना चाहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम, जो पुलिस को अपनाना चाहते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप अपनी बैलेंस लाइफ बना सकते हैं
और बहुत सारे पुलिस में विंग्स होती हैं, अलग अलग होती हैं कि जरूरी नहीं कि आप थाने चौकी पर रहें, बहुत सारी विंग्स होती हैं जिसमें भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अपना सिलेक्शन ऑप्शन का उसी हिसाब से रखें जो आप अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा अगर सिर्फ करना चाहते हैं, आपके बहुत सारे पारिवारिक दायित्व हैं, तो उन चीज़ों को देखने के बाद ही ऑप्ट करें। अजय सिंह जी, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह, जिन्हें क्रेडिट है उन तमाम चीज़ों का जो आज नकल अध्यादेश के रूप में पूरी दुनिया के सामने है। और ये इतना सख्त कानून जो बना है, तो मुख्यमंत्री जी और अजय सिंह जी की जो केमिस्ट्री है, यानी कि मुख्यमंत्री जी के विज़न को धरातल पर उतारने वाले ऐसे चंद ऑफिसर में से एक हैं जिन्होंने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें एक अच्छा उत्तराखंड देने के लिए, एक पारदर्शी उत्तराखंड देने के लिए, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था देने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो चंद ऑफिसर हैं उनमें से अजय सिंह एक हैं। और इन्हें पूरी उम्मीद है कि जो नकल अध्यादेश आया है, इससे आने वाले वक्त में उत्तराखंड का युवा इसे एक स्वर्णिम काल के रूप में याद रखेगा और इनके योगदान को, इनके सहयोग को कभी नहीं भूलेगा। तो सीधे तौर पे अब मानना यह है, अजय सिंह जी भी कहते हैं और मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि आप खुद सही रहिए, गलत लोगों की संगत में कतई मत आइए। नकल माफिया हो या कोई और माफिया हो, आपको प्रलोभन देंगे, आपको लालच देंगे, लेकिन उस लालच में कतई ना आए और अजय सिंह जी और मुख्यमंत्री जी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए अपनी नेक नियति से काम करें। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ